हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको देश विदेश की खबरें पहुंचा रहा है और कुछ खास इश्यूज पर कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात करा रहा है। इस कार्यक्रम में जो आपके रूबरू के नाम से है, इसमें हम बहुत ही अहम इश्यूज को काफी जानकार लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, और उनके साथ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी अहम इश्यूज हैं। वो ये कि तालिबान ने अपने प्राइम मिनिस्टर को तब्दील किया है। इससे पहले, इस तब्दीली से पहले कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने काबुल का नहीं बल्कि कंधार का दौरा किया है, जहां उनके सुप्रीम लीडर रहते हैं तालिबान के। इसके बाद ये तब्दीली हुई है। इसके अलावा यूक्रेन जंग रोकने के लिए जो चीन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, वो कीव में मुलाकात हुई है खास नुमाइंदे की चीन के, और उसमें यह कहा गया है कि अगर यूक्रेन का कोई इलाका रूस को दिया जाएगा, ऐसा हल हम कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि ये तालिबान की सरकार, जिसे अभी तक किसी ने भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया है, वहां प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली के क्या मानी है? क्या कुछ है ये तब्दीली का मतलब? देखिए, ये जो तब्दीली आ रही है इसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स आइंदा आने वाले दिनों में दिखाई दे रहे हैं। ये पहले जो है मुल्ला आखून जो है वो ऑलरेडी उनके बारे में कहा जाता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कई महीनों से वो एक्चुअली अगर देखा जाए जब से अगस्त 2021 में जब से पावर में आए एक आध बार ही उसकी अपीयरेंस हुई है। ज्यादा वो रेक्लूस ही रहे हैं। जबकि मौलवी कबीर जो उनकी जगह आया है वो दोहा टॉक्स में उसका की रोल रहा है। इसलिए उनका बनना ये दिखा रहा था कहीं ना कहीं उनके दरमियान और यूएस के दरमियान जब दोहा टॉक्स को कंक्लूड कराने में उनका और मुल्ला बरादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसका मतलब है एक उसको एटलीस्ट जो यूएस का जो यूएस लॉबी जो है या उसके वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है वो किस टाइप के आदमी है। क्योंकि उन्होंने ये जो दोहा टाक्स है ये महीनों चले। ये एक उनका बहुत टाइम लगा और बार बार जो मिलने से एटलीस्ट उन्होंने उसको जांचा और उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग लिए। और जब नेगोशिएशन ऐसे टफ मसले पर हो रहे हैं तो नेचुरली दोनों तरफ दोनों जो है साइडों में ये देखना है कि वो किस हद तक जाएंगे। और जो उसने वहां पर कमिटमेंट्स किए थे दोहा एग्रीमेंट्स में कुछ कमिटमेंट्स भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ किए थे। हो सकता है जो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तब्दीली आ जाएगी। अब उसके पश्च मंजर में जो कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल थानी का विजिट, और वो अकेले नहीं आए उसके साथ सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल भी आए थे। वो भी वो कंधार गए। एक तो पहले से ही न्यूज आ रही थी कि तालिबान जो है अपना कैपिटल जो है वो काबुल से वो शिफ्ट करना चाहते थे कंधार, क्योंकि टोटल जो उनके टॉप का आदत है वो बेसिकली कंधार ही है। और ये इनका गढ़ माना जा रहा था पहले से ही। जब मुल्ला उमर भी था कंधार से ही वो ऑपरेट करते, काबुल से वो ज्यादा ऑपरेट नहीं करते थे। और इसलिए वो समझते हैं कि वहां से ऑपरेट करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। यहां तक कि उन्होंने जो दूसरे जो ऑफिशियल्स है कुछ लोगों को शिफ्ट कंधार भी किया, कुछ लोगों को काबुल में भी रखा है ताकि कंधार में कंसल्टेशंस के लिए लीडरशिप में जो वहां पर मुकीम है उनके साथ बातचीत करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर ये एक अहम है कि मौलवी जो कबीर है उसको हालांकि उन्होंने ब्लैक लिस्ट भी किया था 2001 में। उसकी एक वजह थी क्योंकि 2001 में
एक तो 9/11 हुआ, उसके बाद डिसलॉज हुई तालिबान की हुकूमत, और ये पाकिस्तान आ गए जहां वो रिफ्यूज में रहा। और उसी दौर फिर बाद में जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, वो मुल्ला बरादर और दूसरे जो थे उनके साथ दोहा में टॉक्स करने में यही आगे आगे रहे। वो जो है ब्लैक लिस्ट 2001 की बात है, दोहा एग्रीमेंट 2021 में हुआ, और इस दौरान कई मुलाकातें उनकी हुई। कतर के फॉरेन मिनिस्टर या दूसरे जो आते थे इस नेगोशिएशन में हिस्सा लेने में, यूएस के अलावा भी जो बड़े रोल कर रहे थे, उसमें यूएन के भी है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और दूसरे के भी, जो उनके साथ इनकी एक इंटरेक्शन रहती थी। ये ज्यादा, इसका मतलब हम ये सब, ही इज मोर एक्सपोज टू डिप्लोमेसी एंड अदर थिंग्स, जबकि मुल्ला आखुन जो है वो ज्यादा कन्फाइंड और रेक्लूस रहा करते थे। इसीलिए जब तालिबान की हुकूमत आई, पहले पहले ये इम्प्रेशन लग रहा था कि शायद मुल्ला बरादर हेड करेगा, क्योंकि उसको एक नाम बना था इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ये समझते थे इसके एक जो है कम्युनिकेटिव है विद वर्ल्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसी तरह मौलवी कबीर जो है ये भी रहे हैं। और शायद अगर आप देखेंगे, अमेरिका ने रिसेंटली कहा कि वो कुछ फंड्स जो है, हाँ, वो उनको देने को तैयार है, जबकि यूएन ने अपने स्टाफ को भी विड्रॉ किया, क्योंकि वहां पर जो वुमेन काम कर रहे थे उनको तालिबान ने बैन किया काम करने से। उसके बाद उनका जो स्टाफ है उसको उन्होंने अपना मिशन, वो जो वहां पर ऑफिस था, ऐसा लगता है कुछ शायद कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मोर ओवर, तालिबान एक कोहेसिव ग्रुप नहीं है, ये जो है यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। इसमें विद इन तालिबान बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। उसमें हकानी ग्रुप है, मुल्ला याकूब है, या दूसरे जो है जिनके अपने जो है वो सुप्रीमेसी हासिल करना चाहते हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। और हाल ही में क्लैशेस के बारे में जो चाहे मीटिंग्स में हो रहे थे, पॉलिसीज के बारे में होते, एक दूसरे से कन्फ्रंट भी करते थे। हो सकता है नई लीडरशिप को ये लीडरशिप को ये एहसास हुआ होगा कि अगर ऐसी चीजें हुई तो आइंदा के लिए तालिबान के लिए एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, और इसीलिए एक इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल करना ये भी है जो विद इन तालिबान में जो आपस में डिफरेंसेस, उसको भी किसी हद तक खत्म किया जाए, और एक अप्रोच जो है कई चीजों पर, मसलन जो अफगानिस्तान के नेबर्स है, चाहे वो पाकिस्तान है, इवन ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तालिबान में, विद इन तालिबान ग्रुप्स में, एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है, जो पाकिस्तान में जिसने तबाही हाल ही में मचाई है और आए दिन हमले करते हैं, इसलिए उनको दूसरी तरफ ईरान भी इतना लीडरशिप से इतना जो कंफर्टेबल नहीं है, और उनको इस साथ भी प्रॉब्लम्स रहे। हो सकता है नई लीडरशिप आने से इन पर भी खास तवज्जो दी जाएगी, ताकि अगर कोहेसिव अप्रोच ये अडॉप्ट करेंगे तो उससे जो बहुत सारे मसाइल है, अभी तक आप देखिए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, पौने 2 साल हुए हैं, अभी तक एक भी कंट्री सामने नहीं आई है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया है। हाँ, ये है कि कहीं कहीं जगह उनके जो है, जो दूसरे कंट्रीज के हैं, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वहां पर रखे हैं, पाकिस्तान के हैं, सऊदी अरब के हैं, या कुछ और इंडिया ने रखे हैं, ताकि वो एक फंक्शनल तौर पर रखे हैं। कोई डिप्लोमेसी के तौर, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया में भी जो मिशन है तालिबान का अफगानिस्तान का, उसका जो है चार्ज अफेयर तब्दील हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं इंडिया भी तालिबान अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव को वो एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन इसका डिनायल हुआ है।
हो सकता है नई लीडरशिप आने के बाद कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जहां वो अपने लोग इंस्टॉल कर सकेंगे, अपॉइंट कर सकेंगे। जहां अभी तक वो पुराने सिस्टम जो अशरफ गनी के जमाने के जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं, उनको तालिबान हुकूमत के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, वो ऐसे ही विदाउट। और इससे तालिबान को ये जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ डील करने में, कांटेक्ट करने में बहुत दुश्वारियां पैदा हो। अच्छा शेख साहब, आपकी बात से ये अंदाज हो रहा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब तक कई ऐसे मौके आए जिसमें तालिबान और अमेरिका के बीच लव एंड हेट रिलेशनशिप जाहिर हुई। हमने देखा जब काबुल से जब दूसरे मुल्कों के लिए फ्लाइटें उड़ रही थी और वो ले जा रहे थे लोगों को अमेरिकन अपने जहाजों में, तो उस वक्त काफी नाराजगी थी और वहां एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था जिसके बारे में कुछ शक जाहिर किया गया था। अब इस वक्त अगर तालिबान और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में हम अक्सर ये शक जाहिर करते रहे हैं कि जो दोहा में ज़ल्मे खलीलजाद के साथ तालिबान की जो बंद दरवाजे में मुलाकातें होती थी उसकी डिटेल अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि तालिबान की हुकूमत का रिकॉग्निशन नजदीक है? क्या तालिबान अपनी वो जो दो चीजों पर अटके हुए हैं, इंक्लूसिव सरकार और विमेन्स राइट्स पर, क्या उस पर कोई नरमी दिखाएंगे? क्या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हमें दो चीजें देखनी चाहिए। एक तो रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक या रिकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं, वो अभी बहुत दूर है इसकी बात में। दूसरा होता है कंटैक्ट किसी लेवल पर कायम करना है, और ये इसमें कोई शक नहीं है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जैसे आपने देखा इंडिया ने अपना मिशन वहां पर, हालांकि उनको तालिबान के बारे में बहुत तहफुजात भी है, लेकिन डिस्पाइट दैट दे हैव सेट अप देयर ओन मिशन, हालांकि लो लेवल पर ही है लेकिन है मिशन वहां पर, और उनको जब भी कभी उसको मार। दूसरी बात जो अमेरिका के लिए सबसे कंसर्न है, अगर आपने देखा एक डेढ़ हफ्ता पहले पाकिस्तान में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और अफगान फॉरेन मिनिस्टर, हालांकि उसको इजाजत दी गई वहां पाकिस्तान आने के लिए, उसको भी सैंक्शंस देने के लिए, वो एक मीटिंग हुई। वो चूंकि चाइना ग्रो अपना इन्फ्लुएंस वहां पर कर, और यहां तक ये भी हुआ है कि हो अगर हालात ठीक रहे, जो सीपैक है, जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अमेरिका इजीली अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया को गिव अप नहीं करेगा, इसलिए वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है। वरना ऑलरेडी जो है बहुत सारे रीजन में उसका तो वर्चुअली प्रेजेंस खत्म हो रहा है, कोई उसको ये नहीं। इसलिए वो भी अपनी रिथिंकिंग करते होंगे किस तरीके से इतना भी आइसोलेट तालिबान को न करे कि वो एकदम दूसरे साइड में जाए, वो कहीं ना कहीं। और इस लिहाज से जैसे आपने पहले कहा, कतर के फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है वो बहुत अहम है। वो इसमें ऑल ऑफ अ सडन उसका आना और डायरेक्टली सिर्फ कंधार जाना, वहां लीडरशिप से मुलाकात करनी, ये एक इंडिकेशन दे रहा था उसका एक पर्पस होगा। और पर्पस के बाद कुछ चीजें सामने आ रही हैं, हो सकता आइंदा कुछ और भी इसमें ये। अब आपने कहा दो चीजें, एक तो कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उसका कोई अभी चांस नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है जैसे तालिबान के कुछ मिनिस्टर्स ने पहले भी कहा था, वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जहां पर सेपरेट उनको एजुकेशन दी जा रही है, उसमें फुल। और बहुत सारे विद इन जो मुल्ला आखुन के गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया है वुमेन एजुकेशन का। उनका जो डिप्टी मिनिस्टर था उसने ओपनली कहा इनको जानने की इजाजत देनी चाहिए, यानी कि आधी से ज्यादा कैबिनेट इसके हक में थी। और ये इनकी एक कमिटमेंट थी दोहा एग्रीमेंट में
कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स या दूसरी चीजों पर वो कभी भी कंप्रोमाइज, वो उन पर एडहर करेंगे, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है या लॉज है उनको पूरी तरीके से उसके पाबंदी करेंगे। इसलिए ये बहुत अहम है। अब आपको देखना है एक तरफ चाइना का ये जो मीटिंग हुई रिसेंटली, और उसके बाद कतार के मिनिस्टर का आना और नई लीडरशिप में चेंज आना, हो सकता है वो बीमार भी होंगे। उन्होंने कहा, अपने ऑफिशियल ज़बीउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ही नीड्स मेडिकल केयर, इस वजह से वो अपने ओहदे से हट गए। लेकिन अगर आपने देखा पिछले, वो कभी भी यानी कि इतने ज्यादातर वो गोशनशीन ही रहे, उनका ज्यादा नहीं। हो सकता है नए जो प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, ये ज्यादा असर्टिव होंगे, उनके ज्यादा जो है विजिबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, और एक्शंस में भी ये शायद ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हिज प्रेडिसेसर। अच्छा अच्छा, यूक्रेन यूक्रेन जंग रोकने के लिए भी चीन अपने एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहा है। और अभी हाल ही में कीव में मुलाकात हुई है चीन के नुमाइंदे की, ली हुई वहां पर थे, और उनसे ये कहा गया है कीव की तरफ से कि हम कोई अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे रूस के हक में। तो ये क्या आपको लगता है, क्योंकि अब तक कई इलाकों पर रूस का कब्जा है वहां, बल्कि उन्होंने इलेक्शन भी करा दिए हैं, रिकॉग्निशन भी दे दिया है, आपको क्या लगता है कि कहीं क्या कुछ सेटलमेंट हो सकता है इसमें, या चीन कामयाब होगा अपने उस फॉर्मूले के साथ जो 12 पॉइंट या 9 पॉइंट का जो फॉर्मूला वो लेकर के वहां गए थे? देखिए, ये जो फार्मूला उसने पहले दिया था, उसको पहले भी यूक्रेन ने रिजेक्ट किया है। प्रॉब्लम यूक्रेन की ये जो है, वार, अब इसके भी बहुत टाइम हो गया इस वार को चले हुए, अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहां तक कि ये है कि लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, अगर आप क्रीमिया की टेरिटरी को मिला के रखे तो यूक्रेन का 27% टोटल टेरिटरी जो है, इट इज समथिंग अराउंड 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, वो रशिया के कब्जे में है। 27% किसी मुल्क की जो अगर टेरिटरी किसी के कब्जे में रहेगी, हाँ, उसका क्या रहेगा बाकी। और दूसरी बात, ये जो दिया था, चाइना ने एक्चुअली ये कहा था, जिन इलाकों में, जिन रीजन्स में सोवियत यूनियन इस वक्त, और सोवियत यूनियन की फौज है जो और रूस की ऑक्यूपाई करती है, तो उसको ये कीजिए, वहां पर इसको एज इट रहने दीजिए, लेकिन दूसरे जो इलाकों हैं वहां पर आप कोशिश कीजिए, वहां पर अमन अमान, पीस, सीज फायर करेंगे, इस पर बाद में नेगोशिएशंस करेंगे। लेकिन जब इनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है यूरो एशिया के लिए जो बनाए हैं, इसके बारे में पहले कहा जाता है ही वाज एम्बेसडर इन रशिया। और दूसरी बात, उसको वो कहते हैं उनसे भी मिला था पहले, रशियन लीडर से भी बात की। ये बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना यूक्रेन के लिए। दैट मीन्स टोटल हार जो है, जो रशिया का मकसद है, जो उसने किया था, जो सो स्लाइसिंग जो कर रहा था इसकी, वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब होगा। लेकिन उनके पास जो है, यूक्रेन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, या तो लड़ना है, लड़कर वो भी थक गए हैं, और जो उनको आर्म्स एम्यूनिशन, वो भी इस वजह से वार इस वजह से खींच गया क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अलावा अमेरिका ने जितनी उनको मिलिट्री मदद दी, हाँ, उसकी वजह से वो सस्टेन करते रहे। लेकिन वार ऐसा है, ये जो है ईंधन उसमें डालना है, कोयला डालना है इंजन में, तभी चलेगा। कितनी देर चलेगा? अभी कल ही एक न्यूज आई है, फ्रांस ने भी कुछ लाइट व्हीकल्स उनको दिए हैं, सारा मिलता है। अल्टीमेटली यूक्रेनियन टेरिटरी, वहां के मैन पावर वो खत्म हो रहा है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो गया है, वो एक थकावट सी आती है।
इसीलिए आप देखिए एक वार में एक लाल है दोनों तरफ, ये नहीं मैं कहता हूँ, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग अमेरिकन कहते हैं तकरीबन 20,000 से ज्यादा उनके भी सिक्योरिटी सोल्जर्स मारे गए। और उनका अभी रिसेंटली मैं देख रहा था किसी चैनल पर कि उनके जो मर्सनरीज जो ऑक्युपाइड एरियाज में काम करते हैं वो कहते हैं हमें हथियार भी नहीं मिल रहे। होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू यूक्रेन रशिया बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है, वास्ट कंट्री है, और वो ये डट उसका यानी कि फर्म है कि वो इस पर अकड़ गया है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर जब गया पहले तो एक्सेप्ट करना है, रिप्रेजेंटेटिव को मिलना, चाहे वो जेलेंस्की से मिला फिर फॉरेन मिनिस्टर से मिला, इसका इटसेल्फ ये दिखा रहा है एक मूव चल रहा है। मूव में पहले एक प्रपोजल दिया जाता है, फिर इस पर आप अपने ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, दूसरा अपना ऑब्जेक्शन, अल्टीमेटली रिवाइज्ड वर्जन होगा, कुछ थर्ड वर्जन होगा, एक अटेम्प्ट है। और चूंकि वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलेगा, चूंकि उनका रोल कैसा रहेगा इस पर प्रपोजल पर, दैट मैटर्स अ लॉट। चूंकि अगर आप देखेंगे यूक्रेन की लाइफ लाइन जो है नेटो सपोर्ट, सबसे ज्यादा वही लाइफ है। इसलिए कहीं ना कहीं बातचीत शुरू होना इट्सेल्फ एक माइनर स्टेप, बेबी स्टेप हम कहेंगे। देखना आइंदा क्या ये इसी स्टेप पर ही, फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर ही खत्म हो जाएंगे ये नेगोशिएशन, और ये फर्दर इसमें और नेगोशिएशन चलेंगे रशिया के साथ भी यूक्रेन के साथ भी, और दोनों के जो खासकर यूक्रेन के जो एलाइज है उनका भी क्या इस पर रद्द अमल रहेगा। अगर आपने देखा नाटो के बहुत सारे कंट्रीज वो विलिंग नहीं है इस वार को कंटिन्यू करने में। एक तो इससे इकोनॉमी इनकी खराब हो रही है, कुछ कंट्रीज को उनके अच्छे ताल्लुकात रशिया के साथ भी है, वो किसी हद तक ये नहीं चाहते हैं कि वो टोटली एक अलाइंड हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम यूरोप में आ रही है। इसलिए इन सारी चीजों को देखकर ये देखना है कि नेटो जो है वो किस हद तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है बिगनिंग में इसमें वो कंडीशनलिटीज लगाएगा, लेकिन बाद में अगर रिवाइज्ड कुछ होगा, क्योंकि चाइना भी वो मूव तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगी कि इसमें रेस्पॉन्स दोनों तरफ से जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। बिगिनिंग में लेट अस सी कि आइंदा क्या इसके बारे में डेवलपमेंट, क्या ये यही मर जाएगा या आगे जाएगा। मुझे लगता है आगे भी इसके बारे में फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, कुछ और प्रपोजल्स आएंगे जब दोनों फेरिकैन से वो मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं कुछ चूंकि वार अगर चलता रहेगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, तबाही होगी। और खासकर यूक्रेन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और बहुत सारे जो इनके जो नेबरिंग कंट्रीज वो भी तंग आ गए, वो कहते हैं हमारे यहाँ इतने इनके लोग आ रहे हैं, उन पर भी बोझ पड़ रहा है वो। अच्छा, ये एक खबर आई है अमेरिका से। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका सऊदी अरब और ईरान वगैरह की ताल्लुकात से वो परेशान है, सऊदी अरब ने कह दिया कि हमने सब कुछ सोच समझ के फैसला लिया, हम नहीं बदलेंगे। ऐसे वक्त में एक खबर आई है कि जो बाइडन को ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी भी जाना था, जो उन्होंने वो कैंसिल किया है। और उसकी वजह जो रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी है वो ये दी है कि जो डेट है, कर्ज है सरकार पर, उसकी लिमिट बढ़ाने का एक इशू है। 1 जून से सरकार जो है वो डिफॉल्टर हो जाएगी। और क्या ये पैसे की कमी की वजह से विजिट कैंसिल है, जो जिस तरह से खबर आ रही है? क्या इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि प्रेसिडेंट की विजिट भी ना हो सके? क्या क्या कुछ है, आप इसको किस तरह से देखिए? अगर आपने देखा पिछले 1-1.5 महीने के दौरान आपने देखा अमेरिका के 2 लीडिंग बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं। उसका असर जो है, और खासकर अमेरिकन इकोनॉमी का जो असर है इंटरनेशनल लेवल पर पड़ रहा है।
जहां इंडिया या दूसरे जो है एशियन मुल्कों में या अब यूरोप में, उसमें जो है सेंसेक्स पर बहुत असर पड़ रहा है। और हाल ही में ये रिपोर्ट आ रहा है कि अमेरिका भी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है। और ये कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए, न वहां पर बल्कि उन मुल्कों में। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चैलेंज जो अमेरिका के लिए अब हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज एक कोशिश में लगे हैं कि अल्टरनेटिव देखा जाएगा डॉलर के मुकाबले में। जैसे अभी अगर आपने देखा है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे, वो कहता है कि हम एक ऐसा मीडिया चाहते, एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जहां डॉलर को के बजाय हम किसी और करेंसी में। ये अमेरिका को अब एहसास होने लगा है। बस अगर अभी जो है चाइना और सऊदी अरबिया ने जो एग्रीमेंट किया, उसमें ये कहा कि वो युआन या वो रियाल में करेंगे। अभी जो पाकिस्तान ने रशिया से इंपोर्ट करना चाहता है वो क्रूड ऑयल, उसका भी वो चाइना बैंक के जरिए ही युआन में हो जाएगी पेमेंट। वो एक पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है, जो डॉलर को वीकन करेगा। और इससे अमेरिकन इकोनॉमी पर बहुत असर, अगर ये इफेक्टिव हुआ। ये पहले भी अगर आपने देखा है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे महातिर मोहम्मद, उसने भी कहा था हम क्यों करेंगे डॉलर में, ये हम अपने इस सिस्टम में करेंगे। क्योंकि उस वक्त उनका दबदबा था, यूनिपोलर वर्ल्ड था। अब वो बात नहीं रही। अब बहुत सारे कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं एज पावरफुल एज अमेरिका। इवन इंडियन इकोनॉमी देखिए अब 3 ट्रिलियन है, चाइना देखिए 12-13 ट्रिलियन है। अब रशिया भी असर्ट करने लगा है, क्योंकि बहुत मिलिट्री पावर तो है। अगर फाइनेंशियली इट मे नॉट बी दैट साउंड एज अमेरिका एंड चाइना या इंडिया, लेकिन मिलिट्री पावर है। अब दूसरी कंट्रीज जो है G20 के, वो कहते हैं उसमें भी कहीं कहीं ब्राजील उनके साथ खुश नहीं है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका ठीक नहीं है, टर्की भी 50-50, ये चूंकि वो नेटो का मेंबर है इसलिए बैलेंस्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन ये इसलिए बहुत चैलेंज है। और अगर आप देखेंगे यूक्रेन वार भी उनके अल्टीमेटली इट इज एग्जॉस्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है इसका। ये बहुत, जब ह्यूज आप देते हैं वार में, अभी तक मेरे ख्याल में अमेरिका ने ही सिर्फ 60-65 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने उनको एड दी, प्लस दूसरे तरीके से दिया, मिलिट्री दिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए, जो उसके जो टैंक्स दिए, एंटी मिसाइल ये दिए, सारा कुछ। और फिर कुछ नहीं हो रहा है, वार वहां ही है, कहीं 1 इंच भी नहीं। पहले कहा था प्रेशर में आ रहा है, अब सारे एग्जॉस्ट, अब तो वो भी नहीं हो रहा है, और नई कहीं सोल्यूशन है। अब कितना और देंगे? बस आप देखिए ब्रिटेन कितना दे सकते हैं। ब्रिटेन की इकोनॉमी इतनी खराब है कि इन्फ्लेशन इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। कहते हैं ब्रिटेन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा है जैसे अब के हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी अमेरिका की तकरीबन 70 मुल्कों में फौजी मौजूदगी है, यानी वो दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी चाहता है, लेकिन अंदर से इतना बुरा हाल है कि वो इकोनॉमी इस हद तक गिर रही है कि प्रेसिडेंट की फॉरेन विजिट को कैंसिल करना पड़ा है। ये बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है अमेरिका के लिए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।